मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ मेनिंजाइटिस इज़ बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। अब बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के जो पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं ना, वो डिफरेंट टाइम पीरियड के हिसाब से कॉज कर रहे होते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें ना कि न्यूनेट्स में कौन से ऑर्गेनिज्म जो है ना हमारे पास बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस करवाएंगे, और हमारे पास जैसे प्री स्कूल चाइल्ड होता है उनमें अलग ऑर्गेनिज्म के जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो है ना बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस कराएंगे, और जो चिल्ड्रन है ना या फिर अडल्ट है उनमें अलग किस्म के हमारे पास ऑर्गेनाइजर्स बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस करवाएंगे। न्यूनेट्स में ना सबसे ज़्यादा हमारे पास ग्राम नेगेटिव जो बेसिलाई होते हैं ना वो करवा रहे होते हैं। अब ग्राम नेगेटिव बेसिलाई में हमारे पास आ जाते हैं ई कोलाई हो गया, प्रोटियोस हो गया, या ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई हो गए। इसके अलावा जो है ना हमारे पास लिस्टेरिया मोनोसाइटोजीन्स भी करवा रहा होता है। ठीक है, कॉमनली कौन से कराएंगे? ग्राम नेगेटिव बेसिलाई कराएंगे। प्री स्कूल चाइल्ड में जो है ना सबसे ज़्यादा हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा हो गया, ये करवा रहा होता है। इसके अलावा निजेरिया मेनिंजाइटिस की ना सब टाइप्स होती है, BCYW, ये ना सब टाइप्स ना भी याद रखें तो कोई मसला नहीं है। इसके अलावा जो है ना स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म कॉजिंग बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस वर्ल्ड वाइड इज स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया। इसके अलावा जो है ना TB, माइकोबैक्टीरियम जो ट्यूबरकुलोसिस होता है, ये करवा रहा होता है। चिल्ड्रन या अडल्ट में ना हमारे पास अगेन निजेरिया मेनिंजाइटिस कराते हैं, इसकी सब टाइप्स होती हैं, BCYW और स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया करवा रहा होता है। इसके अलावा जो है ना लेस कॉमनली जो है ना हमारे पास लिस्टेरिया मोनोसाइटोजीन्स करवा रहे होते हैं। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस हो गया, स्टेफ ऑरियस हो गया, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा हो गया, ये सब करवा रहे होते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए ना का मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म कौन सा बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस का, तो वह है स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया। फिर उसके बाद है निजेरिया मेनिंजाइटिस। ठीक है, बेसिकली होता क्या है हमारे पास ये ऑर्गेनिजम्स के ना हमारे बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस करवाने के ना 3 रूट्स होते हैं। वो आता है कैसे हमारी बॉडी में? नंबर 1, डायरेक्ट स्प्रेड हो रहा है। कोई भी हमारे पास एडजेसेंट इन्फेक्शन हुआ है पेशेंट को, एयर से, एयर का इन्फेक्शन है, स्कल का इन्फेक्शन है, साइनस का इन्फेक्शन है, वहाँ से ना डायरेक्टली हमारे मेनिंजीज को अफेक्ट कर रहा है, डायरेक्ट स्प्रेड हो गया। सेकेंडली एयरबॉर्न है, कोई एक क्लोज कांटेक्ट के पेशेंट को अफेक्टेड है उस ऑर्गेनिज्म से, तो वो आप में एयरबोर्न के ज़रिए ड्रॉपलेट्स के ज़रिए आपके ऊपर इन्फेक्ट कर रहा है। ठीक है, बेसिकली होता क्या है कि ये जो है ना कुछ हमारे नॉर्मल अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के इन्फेक्शंस होते हैं ये ऑर्गेनिजम्स जो है ना हमारे पास जो एयरबॉर्न वाले ऑर्गेनिजम्स है, ये क्या करते हैं नेज़ोफेरिंग्स पे जाके ना नेज़ोफेरिंग्स में जाते हैं हमारे पास, और फिर वहाँ से हमारी बॉडी में जाते हैं, सेप्सिस कॉज करवाते हैं। सेप्सिस कॉज करवाएंगे तो इवेंचुअली जो है ना मेनिंजाइटिस लीड करवा देंगे। ठीक है, अगर हम लोग इसकी पैथोफिजियोलॉजी की बात करें ना, बेसिकली हमने क्या कहा कि हमारे पास नेज़ोफेरिंग्स के ज़रिए आएंगे, वहाँ पे हमारे पास क्या कराएंगे, इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट करवा देंगे, ब्लड में जाएंगे, वहाँ से जो है ना ब्लड में जाने के बाद सेप्सिस कॉज कराएंगे, फिर वहाँ से हमारे पास ना ब्रेन में जाएंगे, क्या कराएंगे, जो आर्कोनॉइड और पिया मैटर है ना उसकी मेम्ब्रेन्स में जाके रिजाइड करेंगे, वहाँ पस फॉर्म करना शुरू कर देंगे। जब वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी सेल्स इतने बढ़ जाएंगे, इन्फिल्ट्रेट कर जाएंगे, तो वहाँ पे ना एडिशंस बनना शुरू हो जाएंगे। जब ये एडिशंस बनना शुरू हो जाएंगी ना तब वहाँ पे जो है ना हमारे पास मसला होना शुरू कर देगा। फिर वो जो है ना CSF को ब्लॉकेज में मसला आ जाएगा। जब CSF ब्लॉक होना शुरू हो गया, हाइड्रोसेफेलस के चांस भी बढ़ जाएंगे। इवेंचुअली जो है ना हमारे पास मेनिंजीज अफेक्टेड होंगी, मेनिंजाइटिस कॉज होगा। कैसे होगा? सेप्सिस हुआ, आर्कोनाइड पिया मैटर में जाके रिजाइड करना शुरू करा उन्होंने, वहाँ से इन्फ्लेमेटरी सेल्स की एक्यूमुलेशन होने लग गई, उन्हें इन्फ्लेमेटरी सेल्स के एक्यूमुलेशन होना शुरू हो गई कि वहाँ पे एडिशंस फॉर्म होना शुरू, ये मेनिंजाइटिस कॉज कर दिया यहाँ पे ना। फिर कॉम्प्लिकेशन में ऐसा हो सकता है कि वो एडिशंस जो है ना CSF के आउटफ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करें और फिर हाइड्रोसेफेलस कॉज करवा दें। ठीक है, और यहाँ हमारे पास जो है ना ऐसा भी हो सकता है आउटफ्लो को हाइड्रोसेफेलस करवा दें, या फिर जो है ना वो डेफनेस, अर्ली डेफनेस भी कॉज करवा देती है। तो मेनली आपने अगर पैथोजेनेसिस से आपको ना भी बताना तो कोई मसला नहीं है, आपने मेन ये बात याद रखनी है कि जो भी इन्फेक्शन होगा ना
हमारे पास इन सब ऑर्गेनिज्म से वो ब्लड में जाके ना हमारे पास क्या करेगा, आर्गोनॉइड और पिया मैटर मेम्ब्रेन में जाकर इन्फ्लेमेटरी सेल्स की एक्युमुलेशन बढ़ा देगी, जिसकी वजह से एडिशंस होंगी। बस आपको ये याद होना चाहिए क्या होंगी, इनकी वजह से एडिशंस होंगी, ये भी याद होना आपको तो मोर देन इनफ है। ठीक है, इसके अलावा जो है ना अगर हम लोग इसकी अगेन क्लिनिकल फीचर्स की बात करें, क्लिनिकल फीचर्स में ना हमारे पास ये हेडेक होगा, ड्राउजीनेस होगी, फीवर होगा, नेक स्टिफनेस होगी, और पेशेंट में ना कोमाटोज भी हो सकते हैं। इसमें इन पेशेंट में ना न्यूरोलॉजिकल साइंस जो है ना, फोकल न्यूरोलॉजिकल साइंस जो है ना कॉमन होते हैं, जबकि हमारे पास जो वायरल वाला था ना उसमें फोकल न्यूरोलॉजिकल साइंस जो है ना प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, इन पेशेंट्स में ना हमारे पास कॉमन फेशियल रैश प्रोड्यूस होगा। वायरल में हमारे पास कोई रैशेस का कोई कंप्लेन नहीं थी, इन पेशेंट में ना हमारे पास रैश की कंप्लेन भी होगी। ऑल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस होगा। ये दो इसलिए हाईलाइट कर रही हूँ कि ये मेजर फीचर्स है जो आपको वायरल से डिफरेंशिएट करेंगे। रैश, ऑल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस होगा। अच्छा, कुछ ना अगर क्रॉनिक मेनिंजोकोकिसीमिया है, क्रॉनिक मेनिंजोकोकिसी इन पेशेंट्स में जो है ना जॉइंट पेन मिल सकता है आपको, आर्थराल्जिया मिल सकता है, से रिकरेंट फीवर मिलेगा आपको इन पेशेंट्स में। अच्छा, कुछ ना आपको कुछ सिनेरियो आता होता है कि एक अल्कोहलिक पेशेंट है या वो पेशेंट्स हैं जिनमें हमारे पास जो है ना अल्कोहलिक पेशेंट्स का ना एक सिनेरियो आता होता है मेनली। तो आपने याद रखना है, जिस भी सिनेरियो में बात कर दी कि कोई ओल्डर पेशेंट है या अल्कोहलिक पेशेंट है या वो पेशेंट हैं जिनमें हाइपोस्प्लीनरिज्म है या स्प्लीन नहीं है, या हमारे पास स्प्लीन जो है ना कम काम कर रही है, हाइपोस्प्लीनिज्म है, इन पेशेंट्स में ना मेनिंजाइटिस अगर हो रहा है तो वो किस कॉज की वजह से हो सकता है। आपने हमेशा याद रखना है, इन पेशेंट्स में जो है ना हमारे पास नमूनिया, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया की वजह से जो है ना ये बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस होगा। भी सिनेरियो में घुमा फिरा के पूछा हुआ होता है। सेकेंडली जो है ना एक और हमारे पास होता है कि हमारे पास ओटाइटिस मीडिया की जो कंप्लेन कर रहा होता है ना, वो कौन से ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है, वो हमारे पास होता है ना हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा इन्वॉल्व होता है। ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो अक्सर सिनेरियो में ना लिखे हुए होते हैं और फिर पूछा हुआ होता है कौन सा ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है, तो आपने ये अच्छे से याद रखना है। सेकेंडली हमारे पास जो है ना जो लिस्टेरिया है, लिस्टेरिया मोनोसाइटोजीन्स, ये हमारे पास ना डायबिटीज़ हो गई, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो गई, या अल्कोहलिक हो गई, और प्रेग्नेंट वुमेन, मेनली प्रेग्नेंट वुमेन, इनमें जो है ना हमारे पास लिस्टेरिया मोनोसाइटोजीन्स जो है ना कॉज कर रहा होता है। ठीक है, आपने ना ये बात याद रखनी है। उसके अलावा हम लोग ना इन्वेस्टिगेशंस की बात कर लेते हैं। अगेन इसमें इन्वेस्टिगेशंस में ना क्या होगा, इन्वेस्टिगेशंस में ना हम लोग CSF एनालिसिस ही करेंगे और बाय लंबर पंक्चर। लेकिन आपने ना वही बात, सेम बात रिपीट होगी यहाँ पे कि आपने एंटीबायोटिक्स का जो है ना ध्यान रखना है, अगर एंटीबायोटिक्स पेशेंट ले रहे हैं तो इन पेशेंट में हमने लंबर पंक्चर नहीं करना है। लेकिन आपको लंबर पंक्चर के ना कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी पता होनी चाहिए, जैसे कि जिन पेशेंट्स में ना इंक्रीज ICP हो, इन पेशेंट्स में ना LP कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, क्योंकि इनमें चांस होता है कि पेशेंट में ना कोई मास लीजन्स हो, स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन्स हो। ठीक है, या फिर जो है ना पेशेंट पहले से ना एंटीकोगुलेंट थेरेपी पे हो, इन पेशेंट में भी ना कॉन्ट्रा इंडिकेट है, क्योंकि अगर फुल एंटीकोगुलेंट थेरेपी पे है ना तो हम इनमें लंबर पंक्चर करेंगे ना तो चांसेस है एपिड्यूरल हीमाटोमा के। सही है, तो इन पेशेंट्स में ना हम लोग जो है ना कभी भी लंबर पंक्चर नहीं कर रहे होते, ये बात आपने ना याद रखनी है। अक्सर वाई पूछते हैं लंबर पंक्चर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड किन केसेस में, तो आपने ये बात याद रखनी है। अच्छा, हम CSF एनालिसिस करेंगे ना तो हम लोग को क्या मिलेगा इसमें। अच्छा, इन जिनमें हमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है ना जिन केसेस में, उनमें हम लोग फिर CT करते हैं ताकि हम उसको रूल आउट कर सकें। इनके CSF में ना हम लोग क्या मिलेगा, एक तो CSF जो है ना टर्बिड होगा, ठीक है, क्लाउडी होगा, इसका जो CSF होगा ना टर्बिड होगा, क्लाउडी होगा। न्यूट्रोफिल्स ना बहुत सारे मिलेंगे इसके हमारे पास CSF में। न्यूट्रोफिल्स हमें तकरीबन मिलेंगे, अगर हम कहें कि 1000 एक्सपोनेंट 6 सेल्स पर लीटर मिलेंगे हम लोग को। ठीक है, उसके अलावा इन पेशेंट में जो है ना हमारे पास
प्रोटीन का जो कंटेंट होगा ना वो बढ़ा हुआ होगा, और जो हमारे पास ग्लूकोज का लेवल, ग्लूकोज होगी ना वो रिड्यूस होगी। ये आपको अच्छे से बता देगी कि किस तरीके से वायरल डिफरेंशिएट होगा, क्योंकि वायरल में टोटली हमारे पास कुछ भी नहीं था, ये मतलब प्रोटीन और ग्लूकोज कंटेंट नॉर्मल था और लिम्फोसाइटोसिस थी। ठीक है, ये आपको इसमें देखें न्यूट्रोफिल्स बढ़े हुए, लिम्फोसाइट्स नहीं बढ़े हुए, न्यूट्रोफिल्स काउंट बढ़ा हुआ है। ठीक है, और प्रोटीन ज़्यादा है, ग्लूकोज कम है। मेन बात क्लाउडी भी है CSF। इससे हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे कि जो है ना हमारे पास ये बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है। अच्छा, फिर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस हो गया, अब कौन सा हमारे पास ऑर्गेनिज्म कॉज कर रहा है वो आपको सिनेरियो में जो है ना क्लिनिकल फीचर से पता चल जाएगा। या फिर ना हम लोग ब्लड कल्चर करवाते हैं, ब्लड कल्चर करवाएंगे जो कि पॉजिटिव आएगा, PCR टेक्निक्स करवाएंगे ब्लड पे भी और CSF पे भी, जिसकी वजह से हमें ना बैक्टीरिया का पता चल जाएगा कौन सा बैक्टीरिया है। PCR कराएंगे हम लोग ब्लड का भी और CSF का भी, दोनों का। उसके अलावा जो है ना हम लोग इससे हमें ऑर्गेनिज्म पता चल जाएगा, फिर हम लोग उसके हिसाब से ट्रीट करेंगे। अगर इन पेशेंट्स को ट्रीट नहीं किया गया वक्त पर, और वक्त पे नहीं ट्रीट किया गया और सही से ट्रीटमेंट या नहीं दी गई, नहीं रेजीम फॉलो की गई, तो फिर जो है ना इन पेशेंट्स में जो मोर्टेलिटी रेट है ना वो अबाउट 80% तक हो जाता है। ठीक है, अब क्या ट्रीटमेंट देंगे? ट्रीटमेंट जो है ना इसका अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनिज्म है। जिस तरीके का ऑर्गेनिज्म हम लोग को पता चलेगा ये ऑर्गेनिज्म की वजह से ये हमारे पास हो रहा है मेनिंजाइटिस, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, इस हिसाब से ट्रीटमेंट है। अगर हम लोग बात करें नेज़ेरिया मेनिंजाइटिस का, इनकी वजह से जो हमारे पास बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस होता है ना, इनमें हम लोग देते हैं बेंजाइल पेनिसिलिन, IV देंगे, बेंजाइल पेनिसिलिन देंगे, 5 to 7 डेज के लिए देंगे। अगर मैं आपको डोज बताऊँ, से आप लोग को ना भी पता होना तो डोज कोई मसला नहीं, लेकिन आपको ये पता होना ज़रूर चाहिए। बेंजाइल पेनिसिलिन देंगे 2.4 ग्राम IV 6 टाइम्स डेली फॉर 5 to 7 डेज। स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया जो कि बहुत कॉमन है, मतलब कि बहुत कॉमन ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस होता है, इन पेशेंट्स पे ना हम लोग दे रहे होते हैं सेफ्ट्रायोक्सोन देते हैं, या सेफ्ट्रायोक्सोन देंगे, या फिर ना सीफोएक्सामिन देंगे। इनका जो कोर्स है ना वो है हमारे पास अराउंड 10 to 14 डेज का। और कितनी देनी है? ये दोनों डेली 2 ग्राम IV देनी है, ट्वाइस डेली, 2 टाइम्स डेली। इसलिए आपको ये पता हो कि हम लोग कौन सी मेडिकेशन देंगे और कितना कोर्स टाइम पीरियड होगा, तो ये भी मोर देन इनफ है। सही है। और हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा में भी ना हम लोग सेम यही मेडिकेशन यूज़ कर रहे होते हैं, सेफ्ट्रोक्सिमीन और सेफ्ट्रायोक्सोन, या तो इन दोनों में से एक देंगे, दोनों नहीं देनी है। सही है। इसके अलावा स्ट्रेप्टोकोकस स्विस इन्फेक्शन में भी ना हम लोग यही ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं। उसके अलावा जो लिस्टेरिया मोनोसाइटोजीन्स की वजह से हो रहा था ना, उन पेशेंट्स में जो है ना हम लोग एम्पेसिलिन देते हैं और जेंटामाइसिन देते हैं। एम्पेसिलिन देंगे या जेंटामाइसिन देंगे, इसका भी कोर्स ना 10 to 14 डेज का। अच्छा, अगर कोई पेशेंट है स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया के, अगर इनमें जो है ना सेंसिटिव है हमारे पास, अगर सेंसिटिव है इन ड्रग्स को, सेफ्ट्रोक्सिमीन सेफ्ट्राइक्सिन के लिए, तो इन पेशेंट्स में ना फिर हम लोग क्या देंगे? वैनकोमाइसिन दे सकते हैं या फिर राइफेम्पिसिन दे सकते हैं। ठीक है, वैनकोमाइसिन, राइफेम्पिसिन। स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया के आपको अच्छे से बताना चाहिए कौन से देंगे, सेफ्ट्रोएक्सोन देंगे और सेफ्ट्रोएक्सामिन देंगे, जो कि 3rd जनरेशन सेफेलोस्पोरिन है। अगर इनको रेजिस्टेंस है बीटा लैक्टम ड्रग्स से या फिर रेजिस्टेंस आ रही है, तो हम इनको वैनकोमाइसिन दे सकते हैं, राइफेम्पिसिन दे सकते हैं। इसके अलावा जो है ना लेसर ड्रग्स जो यूज़ होती है स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया के लिए, वो क्लोरमफेनिकोल है। अच्छा, कुछ जगह पे ना प्रिवेंशन भी ऐसी बाज़ात पूछ लेते हैं कि अगर आपका क्लोज कॉन्टैक्ट है उन पेशेंट्स को जिनको मेनिंजाइटिस है, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है, और आपको ऐसा है क्लोज कांटेक्ट रह चुका है आपका या उनके साथ, उन पेशेंट के साथ जिनको ऐसे ऑर्गेनिज्म है, ऐसी डिजीज़ है, तो फिर ना हम लोग प्रिवेंशन के लिए क्या देते हैं? अगेन प्रिवेंशन के लिए ना उन पेशेंट्स को ओरल राइफेम्पिसिन दे रहे होते हैं। ठीक है, 2 दिन के लिए ओरल राइफेम्पिसिन देते हैं, या फिर जो है ना सिंगल डोज दे रहे होते हैं सिप्रोफिलैक्सिस की।
ये 2 ड्रग्स दे रहे होते हैं प्रिवेंशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस की।